हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू द हाइट्स गाइज। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में आज का जो लेक्चर है वो रिलेटेड है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से। आज का लेक्चर प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। लेक्चर का टॉपिक होने वाला है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। ठीक है गाइज, आप लोगों में से कई लोगों के कमेंट आए थे कि मैम आपने इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत इस टॉपिक से की है, लेकिन इसे अब तक आपने कंप्लीट नहीं किया है, पूरा नहीं किया है। तो आज के इस लेक्चर में इसे पूरा करेंगे गाइज। हमारे चैनल के मोस्ट टॉप वीडियोस में से एक लेक्चर है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। यदि ये लेक्चर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और जरूर से देख लीजिए। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण लेक्चर है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, साथ ही साथ इंटरेस्टिंग भी है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में हम इसे कंप्लीट करेंगे। हमने क्या क्या देखा था थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि चीज़ें हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत 3 सोर्सेस हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कौन कौन से 3 सोर्सेस हैं? वे स्रोत हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, ये भी नोट डाउन करेंगे पूरा पॉइंट गाइस। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों का विवरण। विदेशियों के विवरण, विदेशियों के विवरण गाइस, जो भी फॉरेनर्स आए थे हमारे भारत में, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उनकी जो कृतियां हैं, उनमें जो भारत का विवरण किया है, उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है गाइस। इससे पहले प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पे जो लेक्चर आए हैं, 2-3 लेक्चर आए हुए हैं, उनमें हमने साहित्यिक स्रोतों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की है। बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने साहित्यिक स्रोत, देखिएगा आप उस लेक्चर को। तो साहित्यिक स्रोत के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हमारा शेष बच गया था पुरातात्विक स्रोत और विदेशियों का विवरण, जिसे अब हम कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुरातात्विक स्रोत भी और विदेशियों के विवरण, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुरातात्विक स्रोतों को प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स माना जाता है, सबसे ज़्यादा विश्वास किया जाने वाला सोर्स माना जाता है पुरातात्विक स्रोतों को। क्यों माना जाता है ऑथेंटिक सोर्स? इसलिए माना जाता है गाइस क्योंकि इनके जरिए, पुरातात्विक स्रोतों के जरिए हम तिथियों का भी आकलन कर सकते हैं, समय का आकलन कर सकते हैं, शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो भी जानकारियाँ प्राप्त होती है वो ऑथेंटिक होती है, प्रामाणिक जानकारियाँ मिलती है, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में एक पॉइंट तो ये भी लिख लेंगे कि मोस्ट ऑथेंटिक सोर्सेस हैं ये, ठीक है। अति महत्वपूर्ण प्रामाणिक स्रोत, प्रामाणिक स्रोत है, ठीक है गाइस। तो पुरातात्विक स्रोतों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में। पुरातात्विक स्रोत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। तो गाइस सबसे पहले लिखेंगे पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, किन के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो अभिलेख ये आते हैं पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत। सिक्के, जो प्राचीन सिक्के हैं, प्राचीन अभिलेख, प्राचीन सिक्के, भवन, मूर्तियाँ, और स्मारक, ये सभी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत किन्हें रखा गया है। तो अभिलेखों को रखा गया है जो प्राचीन समय में स्थापित किए गए थे। सिक्के, भवन, मूर्तियाँ, स्मारक, ये सभी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं और इन्हीं के माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की पुरातात्विक जानकारी मिलती है। ठीक है। अभिलेख इंग्लिश में भी लिख लेंगे इंस्क्रिप्शन,
सिक्के, कॉइन्स, भवन, बिल्डिंग्स, मूर्तियां, स्कल्पचर्स, स्मारक, मॉन्यूमेंट्स। ठीक है गाइस, तो ये तो हो गई पुरातात्विक स्रोतों की बात कि कौन कौन से पुरातात्विक स्रोत है जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो कौन कौन से स्रोत हो गए, अभिलेख हो गए, सिक्के, भवन, मूर्तियां और स्मारक। अब इनके बारे में हम क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, अभिलेखों के बारे में देखेंगे, सिक्कों के बारे में देखेंगे, भवन, मूर्तियां और स्मारकों के बारे में भी जानेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस। तो गाइस, अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। आपको एमसीक्यूज दे दिए जाएंगे और एमसीक्यू में आपको छांटना होगा, जो राइट आंसर है उस पर टिक करना होगा। तो अभिलेख के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है, एपिग्राफी। ठीक है, तो लिखेंगे, पूरी लाइन लिखेंगे। यहाँ पे मैंने केवल एपिग्राफी लिखा है, आप लिखेंगे कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख कौन सा प्राप्त हुआ है, तो सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो हड़प्पा संस्कृति का अभिलेख, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख। लेकिन गाइस, दुख की बात क्या है, दुख की बात यह है कि इन अभिलेखों को अब तक पढ़ा नहीं गया है, मतलब अब तक इसे पढ़ने में कोई भी सफल नहीं हुआ है, हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख। इसीलिए इनके बारे अभिलेख तो प्राप्त हुए लेकिन इनसे हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि इन्हें अब तक पढ़ा नहीं गया है। तो इनके बारे में ये चीज़ भी लिख लेंगे, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, लेकिन इन्हें अब तक पढ़ा नहीं गया है। और पढ़ा नहीं गया मतलब अभी तक ये किसी काम के नहीं हुए हमारे लिए, क्योंकि कोई भी जानकारी हमें इनसे प्राप्त अभी नहीं हुई है, नहीं गया। तो गाइस, अब क्वेश्चन उठता है कि तो वो कौन सा अभिलेख है जो सर्वाधिक प्राचीनतम है, साथ ही साथ पढ़ा भी गया है, तो वो अभिलेख है बोगाचकोई अभिलेख। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट लिखेंगे सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख जो कि पढ़े गए हैं वो कौन से अभिलेख हैं, तो वो है बोगाचकोई अभिलेख। सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख जो पढ़े गए हैं। ठीक है, कौन सा है, बोगाचकोई अभिलेख। ठीक है, बोगाचकोई इंस्क्रिप्शन है, ये एक ऐसा अभिलेख है, एक ऐसा इंस्क्रिप्शन है जो सबसे प्राचीनतम है और पढ़ा गया भी है। ठीक है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है सीधे सीधे सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख और उसमें हड़प्पा संस्कृति नहीं होता है ऑप्शन में, और ऑप्शन में बोगाचकोई अभिलेख होता है, तो आपको बोगाचकोई पर टिक करना है। ये पढ़ा गया महत्वपूर्ण अभिलेख है बोगाचकोई। बोगाचकोई ये कहाँ पर स्थित है, ये कौन सा स्थान है, तो बोगाचकोई एशिया माइनर का पार्ट है, एशिया माइनर का। ठीक है, अब कईयों को नहीं पता होगा एशिया माइनर कौन सा एरिया होता है, तो एशिया माइनर एशिया महाद्वीप का, एशिया महाद्वीप का पश्चिमी छोर होता है, पश्चिमी छोर। ठीक है, उसे एशिया माइनर कहा जाता है। वर्तमान में टर्की देश है वहाँ पर,
तो तुर्की वाला क्षेत्र होता है बोगाचकोई का, जो यदि कंट्री की बात की जाए तो तुर्की के अंतर्गत आता है ये भूभाग, ठीक है। तुर्की जिसकी राजधानी क्या है, अंकारा है, अंकारा कैपिटल है तुर्की की, अंकारा। तो क्या क्या देखा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया हमने देखा है सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख जो पढ़े गए हैं बोगाचकोई अभिलेख है। बोगाचकोई कहाँ पर स्थित है, एशिया माइनर वाले क्षेत्र में स्थित है। यदि आप लोगों ने एटलस लेके आप बैठे होंगे तो आप देखिए एशिया महाद्वीप का मैप निकालिए, उसमें आपको एशिया महाद्वीप का जो पश्चिमी शोर है वहीं वो वाला शोर ही बोगाचकोई कहलाता है। अर्थात पश्चिमी शोर पे आपको एक कंट्री देखने को मिलेगी जो कि टर्की, तुर्की, जिसकी कैपिटल है अंकारा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे। बोगाचकोई अभिलेख, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1400 ईसा पूर्व में मानी जाती है। 1400 ईसा पूर्व में यह अभिलेख स्थापित किया गया था, ये इस अभिलेख का निर्माण किया गया था 1400 ईसा पूर्व में। तो बोगाचकोई अभिलेख 1400 ईसा पूर्व में कहाँ पर स्थित है, एशिया माइनर वाले क्षेत्र में स्थित है। तुर्की जो कंट्री है वहाँ पे ये भूभाग मिलता है बोगाचकोई अभिलेख का। अब गाइज ये तो हो गई सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख जो पढ़ा गया है। अब सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख जो कि भारत में प्राप्त हुआ है, अब ये तो भारत के बाहर प्राप्त हुआ है, एशिया महाद्वीप, एशिया माइनर वाले एरिया में प्राप्त हुआ है। चूंकि हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारत में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है, तो इसके बारे में देखते हैं। अच्छा गाइस, बोगाचकोई अभिलेख के बारे में एक चीज और लिखेंगे। बोगाचकोई अभिलेख में वैदिक सभ्यता के देवताओं के बारे में भी जानकारी मिलती है, उनके बारे में भी लिखा गया है, ठीक है। उनके नाम आते हैं बोगाचकोई अभिलेख। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन हिस्ट्री के लिए ये बोगाचकोई अभिलेख, क्योंकि इस अभिलेख में वैदिक समय के देवताओं के नाम पढ़ने को मिलते हैं। देवताओं के नाम अंकित हैं। कौन कौन से देवताओं के नाम अंकित हैं वे भी लिख लीजिए। तो देवताओं के नाम अंकित है, वे हैं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे वैदिक समय के देवताओं के नाम अंकित मिलते हैं बोगाचकोई अभिलेख में, नासत्य, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए बोगाचकोई अभिलेख इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए भी ये इंस्क्रिप्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य इन वैदिक समय के देवताओं का नाम अंकित मिलता है हमें बोगाचकोई अभिलेख में। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, नेक्स्ट फैक्ट लिखेंगे, सर्वाधिक भारत में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है। तो भारत में प्राप्त सर्वाधिक प्राचीनतम अभिलेख, तो आप में से कई लोगों को पता भी होगा, फेमस भी है। कौन से अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख। सम्राट अशोक, सभी जानते हैं इनके बारे में। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक हुए, मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक सम्राट अशोक। इन्हीं के समय पर अभिलेखों को स्थापित किया गया था। सर्वाधिक अभिलेख यदि प्राप्त होते तो अशोक के अभिलेख बहुत मात्रा में मिलते हैं भारत में, ठीक है। तो अशोक के अभिलेखों की विशेषता क्या है गाइस, तो अशोक के जो अभिलेख थे ये हमें 4 लिपियों में मिलते हैं, ठीक है। 4 लिपियों में लिखे गए। क्यों लिखे गए, क्योंकि मौर्य साम्राज्य गाइस जब हमने पढ़ा था, आप लोगों ने यदि लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा, बहुत विस्तारित, बहुत बड़ा क्षेत्र था मौर्य साम्राज्य का, है ना। अफगानिस्तान का एरिया ये भी पूरा कवर किया हुआ था। तो वहाँ की जो लिपियाँ, वहाँ पे जो भाषा फेमस थी, उन भाषाओं में भी इन अभिलेखों को लिखा गया था। तो कौन कौन सी लिपि में लिखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो अशोक के अभिलेख हमें ब्राही लिपि में मिलते हैं। जो भारत में अभिलेख स्थित हैं वे मैक्सिमम अभिलेख ब्राही लिपि में हैं। ब्राही लिपि, खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, अरमाइक लिपि, अरमाइक और यूनानी। तो इन अभिलेखों के निर्माण में इन लिपियों
में इन लिपियों का योगदान है। ब्राह्मी लिपि में ये अभिलेख लिखे गए हैं, खरोष्टी लिपि में मिलते हैं अशोक के अभिलेख, अरमाइक लिपि में मिलते हैं अशोक के अभिलेख, साथ ही साथ यूनानी लिपि में भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। लेकिन अशोक के मैक्सिमम जो सर्वाधिक अभिलेख हैं वे ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। कौन सी लिपि में लिखे गए हैं? सर्वाधिक अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। सारे फैक्ट नोट डाउन करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। अशोक के अभिलेख देखा हमने। अशोक कौन है? सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक हुए हैं। अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में लिखे गए हैं। कौन कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरमाइक लिपि और यूनानी लिपि। लेकिन अशोक के अभिलेख सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। तो जितने भी अभिलेख मिले उनमें सर्वाधिक संख्या में लिखे गए जो अभिलेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। तो ये फैक्ट जरूर से लिखेंगे। अधिकतर या अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। अब गाइस अशोक के अभिलेख जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, इन्हें पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो इन्हें पढ़ने का श्रेय जाता है एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जेम्स प्रिंसेप। नाम याद रखेंगे, क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप नाम है उनका। गाइस यहाँ अच्छे से लिख देते हैं इन सारी चीज़ों को। ठीक है, क्या नाम है? जिन्होंने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। और कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। किन्होंने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय किसे जाता है? तो जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था और मैक्सिमम ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ा था इन्होंने। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है गाइज। जो अभिलेख, जो लिपियां हैं ना, ब्राह्मी लिपि, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि। अच्छा, खरोष्टी लिपि की यदि बात की जाए तो खरोष्टी लिपि फारसी लिपि का ही, फारसी भाषा का ही एक रूप है। खरोष्टी जो लिपि थी इसकी क्या विशेषता है? तो फारसी भाषा के समान है ये, फारसी भाषा के समान इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए, हम जो देवनागरी लिपि, जो ब्राह्मी लिपि है वो कैसे इधर से लिख रहे हैं, ऐसे लिखी जाती है देवनागरी लिपि। और ये जो खरोष्टी लिपि है ये ऐसे लिखी जाती है, इधर से। ठीक है, ऐसे स्टार्ट होती है, ये दाईं से बाईं ओर की ओर स्टार्ट होती है। तो ये विशेषता है खरोष्टी लिपि की, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। गाइस, ब्राह्मी लिपि काफी इंपॉर्टेंट लिपि है। ब्राह्मी लिपि से ही भारत की अधिकांश भाषाओं का निर्माण हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से भारत की अधिकांश भाषाओं का निर्माण। कौन कौन सी भाषाएं भारत की? जैसे कि देवनागरी ना, देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से ही आई है। देवनागरी, बांग्ला, गुजराती, इनका जो लिखने का पैटर्न है पूरा ब्राह्मी लिपि जैसा ही है। गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, इन सभी का निर्माण ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है, ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इन सभी भारत की भाषाओं का, देवनागरी हो गया, बांग्ला हो गया, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन सभी भाषाओं का निर्माण ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। अच्छा, अशोक के अभिलेख, मैक्सिमम अभिलेख कहाँ से मिले हैं, किन क्षेत्रों से ये अभिलेख मिले हैं? तो ये अभिलेख हमें मगध के एरिया से मिले हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से मिले हैं। तो स्थान भी लिख लीजिए कहाँ से प्राप्त हुए हैं अशोक के अभिलेख। तो अशोक के अभिलेख हमें भारत में मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से मिले हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से
प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख। तो गाइज ये थी भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेखों की बात। तो भारत में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन से? अशोक के अभिलेख हैं। 4 लिपियों में लिखे गए हैं, ब्राही, अरमाइक, खरोष्टी और यूनानी। सर्वाधिक अभिलेख ब्राही लिपि में लिखे गए हैं। ब्राही लिपि में अभिलेख पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है, जो कि 1837 ईस्वी में इन्होंने इन अभिलेखों को पढ़ा था। हमने देखा कि ये अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए। तो भारत में सर्वाधिक जो अशोक के अभिलेख है ब्राही लिपि के, वे हमें मगध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों से प्राप्त हुए हैं। ब्राही लिपि भारत की कई भाषा, अधिकांश भाषाओं की जननी है। कौन कौन सी भाषाएं? देवनागरी भाषा हुआ, या फिर देवनागरी लिपि हुई, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, सभी भाषाओं का निर्माण कहाँ से हुआ है? सभी भाषाओं का निर्माण ब्राही लिपि से हुआ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब गाइज हम देख लेते हैं, गुप्त समय से पहले भी कई अभिलेख लिखे गए, मतलब कि मौर्य साम्राज्य के बाद में और गुप्त साम्राज्य से पूर्व में। तो गुप्त काल कहने का सीधा सीधा अर्थ ये है मेरा गाइस कि अशोक के अभिलेख जब लिखे गए थे मौर्य साम्राज्य में, उसके बाद में भी अभिलेख का प्रचलन आ ही गया था। उसके बाद में भी कई शासकों ने अभिलेखों की स्थापना करवाई है। तो गुप्त काल से पूर्व जो अभिलेख प्राप्त हैं, से पूर्व स्थापित अभिलेख। तो ये अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। देखिए, अशोक के अभिलेख 4 लिपियों में मिलते हैं, 4 भाषाओं में मिलते हैं। ब्राही हो गया, अरमाइक, यूनानी, खरोष्टी हो गया। लेकिन गुप्त काल से पूर्व जो स्थापित अभिलेख है, मतलब अशोक के अभिलेख के बाद में और गुप्त काल से पूर्व के, तो वे प्राकृत भाषा में हमें मिलते हैं। ध्यान रखेंगे गाइस, है ना, ये प्राकृत भाषा में मिलते हैं हमें ये अभिलेख। लेकिन गुप्तकालीन अभिलेख, एवं गुप्तोत्तर काल, पोस्ट गुप्ता एज, मतलब गुप्त काल के बाद के जो अभिलेख, गुप्त काल के अभिलेख एवं गुप्त काल के बाद के अभिलेख, गुप्त काल के बाद के अभिलेख, ये हमें किस भाषा में मिलते हैं? तो ये हमें संस्कृत में मिलते हैं। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये संस्कृत भाषा में अभिलेख मिलते हैं, संस्कृत भाषा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक के अभिलेख हमें ब्राही, अरमाइक, खरोष्टी, यूनानी भाषा में मिलते हैं। गुप्त काल से पूर्व स्थापित अभिलेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं। और गुप्त काल के बाद वाले अभिलेख समस्त हमें संस्कृत भाषा में मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे अभिलेखों के बारे में। अभिलेखों का महत्व क्या है पुरातात्विक स्रोतों के रूप में? तो अभिलेखों से हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है, इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभिलेख। तो क्या महत्व है अभिलेखों का? अभिलेखों का महत्व करके लिखेंगे, अभिलेखों का महत्व क्या रहा? तो महत्व था इनका, अभिलेखों की सहायता से उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जानकारी मिलती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है गाइस, तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने डिस्कस किया इंस्क्रिप्शंस के बारे में, अभिलेखों के बारे में, जो कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। अब हम कॉइन्स की बात करते हैं, सिक्कों की बात करते हैं, जो कि पुरातात्विक स्रोतों के रूप में ही उन्हें रखा जाता है, इनके ही अंतर्गत पढ़ा जाता है, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं कॉइन्स, सिक्के। तो प्राचीन काल के सिक्के, ये भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं प्राचीनतम सिक्के। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे प्राचीनतम सिक्के, प्राचीन सिक्के। कॉइन्स के बारे में पढ़ेंगे हम। तो गाइस, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को
सिक्कों, हार्ड मनी होती है ये, क्योंकि हार्ड मनी क्यों कहा जाता है सिक्कों को, तो कॉइन्स को हार्ड मनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि धातु से निर्मित होते हैं, ठीक है, हार्ड मनी। सिक्कों के अध्ययन को सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र, ठीक है। न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है, इन इंग्लिश क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है सिक्कों के अध्ययन को। तो ये नाम याद रखेंगे, खास ये पूछा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स, हिंदी में भी आ जाता है ऑप्शन में न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से, ठीक है। तो कॉइन्स के अध्ययन को, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में जब प्राचीन सिक्के मिले थे तो दो तरह के सिक्के हमें भारत में प्राप्त होते हैं जो कि हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो दो तरह के सिक्के प्राप्त हुए थे भारत के, जो कि पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दो तरह के, क्या क्या विशेषता थी, एक जो पहले सिक्के प्राप्त हुए थे उनमें निशान होते थे, निशान छपे हुए होते थे उन सिक्कों में, लेकिन लेख, किसी प्रकार का लेख नहीं लिखा होता था। निशान होते थे लेकिन लेख नहीं होता था, लेख नहीं होते थे, केवल निशान बने हुए होते थे, ठीक है। किसी भी तरह की छाप छोड़ी जाती थी, निशान बने हुए होते थे, उन सिक्कों में लेख नहीं होते थे। और दूसरे प्रकार के सिक्के जिनमें निशान भी होते थे और लेख भी लिखे होते थे, लेख भी होते थे। तो भारत में जो प्राचीनतम सिक्के प्राप्त हुए हैं, दो तरह के सिक्के प्राप्त हुए, कौन कौन से, निशान वाले जिनमें लेख नहीं होते थे, और दूसरे तरह के सिक्के निशान और उनमें लेख भी लिखे होते थे। ये दोनों सिक्कों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या क्या देखा हमने, सिक्कों जिन्हें हार्ड मनी कहा जाता है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स कहा जाता है। भारतीय सिक्के दो तरह के, प्राचीनतम भारतीय सिक्के दो तरह के पाए जाते हैं, कौन कौन से, निशान वाले जिनमें लेख नहीं होते हैं और एक निशान वाले जिनमें लेख भी लिखे होते हैं। तो दोनों के बारे में क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उन सिक्कों की बात करते हैं जिनमें केवल निशान बने हुए हैं, लेख नहीं लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम कौन से सिक्कों की बात करेंगे, उन सिक्कों की बात करेंगे जिनमें निशान है, निशान, लेख नहीं है, निशान है, लेख नहीं है, ठीक है, केवल निशान बने हुए। तो इस तरह के सिक्कों को क्या कहा गया है, इस तरह के सिक्के जिनमें केवल निशान है, लेख नहीं लिए हैं, उन्हें पंचमार्क कहा गया है। उन सिक्कों को क्या कहा गया है, पंचमार्क कहा जाता है, या फिर आहत सिक्के कहा जाता है, आहत सिक्के, ठीक है। पंचमार्क सिक्के या फिर इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। पंचमार्क सिक्के किन धातुओं के से बने होते थे, पंचमार्क सिक्के चांदी व तांबे की धातु से मिलकर बने होते थे, मिलकर नहीं, चांदी के सिक्के होते थे या फिर तांबे के सिक्के होते थे। पंचमार्क, ये जो आहत सिक्के हैं, ये किस धातु से मिले, किस धातु के बने होते थे, तो चांदी एवं तांबे के सिक्के होते थे, ठीक है, चांदी एवं तांबे के सिक्के होते थे। लेकिन मैक्सिमम सिक्के, जो अधिकतर सिक्के थे, वे चांदी के थे। तो अधिकांश सिक्के चांदी के होते थे, ठीक है। आहत सिक्के क्यों कहा जाता था, क्योंकि इन सिक्कों को ठप्पे के द्वारा बनाया जाता था, ठीक है, जोर से ठप्पा लगाया जाता था धातु पे, तो उन्हें धातु को क्या किया जाता था, ठप्पे के माध्यम से आहत किया जाता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। तो ठप्पे के द्वारा निर्माण, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता था। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। कौन से सिक्कों की बात कर रहे हैं हम, उन सिक्कों की बात कर रहे हैं जिन पर निशान पाए गए हैं लेकिन किसी तरीके का लेख नहीं पाया गया है। इन सिक्कों को क्या कहा गया था, तो इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के या आहत सिक्के कहा गया था। पंचमार्क सिक्के ये चांदी एवं तांबे की धातु से
के बने होते थे। अधिकतर सिक्के चांदी की धातु के बने होते थे। आहत सिक्के क्यों कहा जाता था इन्हें? पंचमार्क या आहत दोनों ही नाम है इनके। तो आहत सिक्के इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनका निर्माण ठप्पे के द्वारा होता था। धातु पर जोर से ठप्पा लगाया जाता था और ये सिक्के बनाए जाते थे। और ठप्पा लगाया जाता था गाइस, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ठप्पे में निशान होता था, तो वो निशान छापा जाता होगा धातु पर, ठीक है, जोर से आहत करके उस धातु को आहत किया जाता होगा, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। और ठप्पे पे निशान होता होगा जो छापा जाता होगा किस पर? धातु पर। तो किस तरीके के निशान मिलते हैं? अगला पॉइंट ये लिखेंगे, चांदी के अधिकांश सिक्के थे, ये देख लिया हमने, चांदी और तांबे के सिक्के हुआ करते थे, अधिकांश सिक्के चांदी के होते थे और ठप्पे द्वारा निर्माण होता था, इसीलिए इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इनके बारे में देखेंगे, किस तरीके के निशान होते थे। तो जो निशान होते थे वे होते थे मछली का निशान, बेल का, हाथी, पेड़ या अर्धचंद्र, ऐसे निशान पाए जाते थे। अर्धचंद्र, ठीक है, ये निशान पाए जाते थे इन पंचमार्क या आहत सिक्कों पर। कौन कौन से? मछली का निशान होता था या फिर बेल का, हाथी का, पेड़ का या अर्धचंद्र के निशान इन सिक्कों पर पाए गए हैं। तो ये विशेषता हो गई पंचमार्क या आहत सिक्कों की। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वे सिक्के जो कि निशान वाले सिक्के थे, साथ ही साथ उन पर लेख भी लिखे गए थे। सिक्कों के माध्यम से भी हमें प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है गाइस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में सोर्सेस के हिसाब से सिक्के, जो कि पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? हम पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और जितना भी हमने ग्रंथों के बारे में पढ़ा है, पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में पढ़ा, ये सारी जानकारी किसके अंतर्गत आती है? साहित्यिक स्रोत, ठीक है। और ये जो अब पढ़ रहे हैं हम, अभिलेख, सिक्के, भवन, मूर्तियाँ, स्मारक, ये सभी पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आती हैं। तो निशान और लेख दोनों ही उपस्थित, उन सिक्कों की बात करते हैं, ठीक है। निशान एवं लेख दोनों ही पाए गए। इस तरीके के सिक्के भारत में कौन लेकर आए थे? तो इन तरीके के सिक्कों को लाने का श्रेय इन तरीकों के सिक्कों को जारी करने का श्रेय भारत में है। हम भारत की बात करें तो यहाँ पे आप भारत भी लिख लेंगे। भारत में इन तरीकों के सिक्कों को जारी करने का श्रेय किन्हें जाता? तो इंडो ग्रीक जो शासक आए थे उन्हें जाता है, हिंद यूनानी शासकों को जाता है। तो ये पॉइंट लिख लेंगे कि भारत में निशान व लेख दोनों ही लिखे गए सिक्कों को जारी करने का श्रेय किन्हें जाता है? तो इस तरीके के सिक्कों का श्रेय जाता है हिंद यूनानी शासकों को, हिंद यूनानी शासकों को, ठीक है। इन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर निशान भी था और लेख भी लिखे गए थे, जो काफ़ी हेल्पफुल हुए प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने में, क्योंकि लेख के द्वारा बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है शासकों में। हिंद यूनानी शासक, अच्छा, जब ये सिक्के निकाले गए तो ये सिक्के किस धातु के से निर्मित थे? तो मैक्सिमम सिक्के स्वर्ण के बने होते थे, सोने के बने होते थे। तो ये वाले सिक्कों की एक विशेषता ये भी लिखेंगे कि ये सोने के सिक्के होते थे, ठीक है, सोने के सिक्के, मैक्सिमम सिक्के सोने के होते थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे? भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, अब दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है अब जो आने वाले हैं। तो शुद्ध सोने के सिक्के, भारत में शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी करवाए थे? तो भारत में शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी करवाए थे, कुषाण शासकों ने। पहले तो ये फैक्ट लिख लीजिए, फिर हम समझने की कोशिश करते हैं। कुषाण शासकों ने, ठीक है। और भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही फैक्ट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करवाएं। तो सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने जारी करवाए? गुप्त शासकों ने। अब दोनों ही फैक्ट को समझते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट, पहले तो हमें ये पता चल गया कि निशान और लेख लिखे गए जो सिक्के थे, अधिकांश सिक्के किस धातु से निर्मित थे? सोने से निर्मित थे। सोने की धातु से, गोल्ड से निर्मित थे, स्वर्ण धातु से निर्मित थे। कौन सी मेटल थी? गोल्ड की मेटल थी। ठीक है, तो शुद्ध सोने के सिक्के जो प्योर, जो हम बोलते हैं ना 24 कैरेट का खरा सोना, तो शुद्ध सोने के सिक्के जारी करवाने का श्रेय किसे जाता है? तो कुषाण शासकों को जाता है। इन्होंने जितने भी सिक्के जारी करवाए थे, ये वाले जो जिनमें निशान और लेख दोनों ही पाए जाते थे, वे सिक्के शुद्ध सोने के सिक्के होते थे, प्योर गोल्ड के सिक्के हुआ करते थे। लेकिन यदि बात की जाए कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, मतलब जिनमें थोड़ी सी मिलावट करके बनाया गया था, 24 कैरेट गोल्ड नहीं था, थोड़ा सा मिलावटी गोल्ड था, लेकिन सोने के सिक्के थे। ठीक है, तो वे सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के सिक्के भारत में किसने जारी करवाए थे? गुप्त शासकों ने जारी करवाए थे। आई होप चीजें समझ में आ गई होगी। कुषाण शासकों ने ऐसे सिक्के जारी करवाए थे गाइस जो कि प्योर गोल्ड के थे, मात्रा में कम थे। प्योर गोल्ड था, महंगा पड़ता था, इसीलिए मात्रा में कम था, लेकिन जो सिक्का था उसका जो गोल्ड था, जो धातु थी, वो प्योर थी। ठीक है, तो वो श्रेय किसे जाता है? कुषाण शासकों को जाता है। लेकिन बहुत सारे सोने के सिक्के ना, जिसमें अन्य धातुओं का भी उपयोग किया गया था, सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किसे जाता है? गुप्त शासकों को जाता है। तो दोनों फैक्ट आई होप क्लियर हो गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ पर घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है और कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट में इन्हें लिखेंगे, मार्क कर लेंगे स्टार का, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो ये हो गई सिक्कों की बात गाइस। सिक्कों का महत्व क्या है, किस तरह की जानकारी हमें मिलती है इससे, तो वो देख लेते हैं। महत्व क्या है इनका? तो गाइस महत्व में लिखेंगे, सिक्कों के माध्यम से हमें उस समय के शासकों की, लिखेंगे सिक्कों के माध्यम से हमें उस समय के शासकों की अभिरुचि, मतलब हॉबी, उन शासकों के धर्म और विजय के बारे में जानकारी मिलती है। विजय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब समझते हैं। अभिरुचि मतलब जैसे कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त हुए, उनके समय में जो सिक्के जारी करवाए गए थे गाइस, तो उन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त की जो छवि है उसका निशान बना हुआ है उन सिक्कों पर। उससे क्या पता चलता है? उससे हमें ये पता चलता है कि समुद्रगुप्त की अभिरुचि थी वीणा बजाने में, या फिर वो सक्षम थे वीणा वादन करने में। तो ये अभिरुचि इस तरीके से हमें प्राप्त होती है। धर्म, तो जैसे कि इंडो ग्रीक शासक हुए, उन्होंने जो सिक्के बनवाए थे, जो सिक्के जारी करवाए थे, उनके समय में उन्होंने अपने धर्म के देवताओं का चित्र अंकित करवाया था, उनके बारे में कुछ लिखा था उन सिक्कों पर। तो उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? हमें उनके धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, उनके देवी देवताओं को देखकर। ठीक है, विजय के बारे में, जैसे कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य एक शासक हुए जिन्होंने शक शासकों पर विजय हासिल की थी, और इस विजय के उपलक्ष्य में व्याघ्र शैली के सिक्के जारी करवाए थे। किसने? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। तो व्याघ्र शैली के सिक्के हमें उनकी विजय के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि सिक्कों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है जानकारियाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं भवन, मूर्तियाँ और स्मारकों के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे भवन, मूर्तियां और स्मारक। भवन, मूर्तियां और स्मारक। ठीक है, बिल्डिंग्स, sculptures and monuments। चलिए गाइस, तो सबसे पहले मूर्तियों की बात करते हैं। तो सर्वाधिक प्राचीनतम मूर्तियां हमें कब प्राप्त हुई है? तो हमें हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त हुई है। ठीक है, सर्वाधिक
प्राचीनतम मूर्तियाँ। तो इससे क्या सिद्ध होता है गाइस, इससे हमें पता चलता है कि मूर्तिकला का जो मूर्तिकला पाई गई हमें, तो सबसे पहले हमें हड़प्पा संस्कृति में पाई गई थी ये कला। प्राचीनतम मूर्तियाँ हड़प्पा सभ्यता में। लेकिन यदि मूर्तिकला के विकास के क्रम को देखा जाए गाइस कि कब से इसकी शुरुआत हुई थी, इसे बनाना स्टार्ट कर दिया गया था क्रमबद्ध रूप से और इसमें विकास होने लगा था मूर्तिकला के क्षेत्र में, तो वो कुषाण शासकों के समय से या कुषाण काल से मानी जाती है। तो मूर्तिकला का विकास क्रम कब से माना जाता है, विकास क्रम या क्रमिक विकास लिख सकते हैं आप, विकास क्रम की जगह लिखेंगे आप क्रमिक विकास, कला का क्रमिक विकास कब से माना जाता है, तो क्रमिक विकास इसका कुषाण काल से माना जाता है, कुषाण काल से। ठीक है, यहाँ से मूर्तियों का निर्माण और उस कला में क्रमबद्ध रूप से विकास देखा गया था। किस समय से, कुषाण काल से, कुषाण काल से माना जाता है। इस समय जो मूर्ति कला है उसकी दो शैलियाँ काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी। कौन कौन सी दो शैलियाँ, गांधार शैली। तो मूर्ति कला की दो शैलियाँ काफ़ी प्रसिद्ध शैलियाँ हैं, लिखेंगे मूर्ति कला की प्रसिद्ध शैलियाँ थी गांधार शैली और मथुरा शैली। मथुरा शैली, जब शैलियों का चैप्टर पढ़ेंगे ना गाइस तो इनके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपीएससी की मेंस वगैरह या फिर प्री का एग्जाम हुआ था, उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं गांधार शैलियों से रिलेटेड। ठीक है, तो गांधार शैली, इसमें विदेशी शैलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है इस शैली में, विदेशी प्रभाव गांधार शैली में इसकी एक विशेषता है। और जो मथुरा शैली है संपूर्ण रूप से स्वदेशी है ये शैली। ठीक है, तो ये कुछ विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इन शैलियों के। गांधार शैली जिसमें विदेशी प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन मथुरा शैली पूर्ण रूप से एक स्वदेशी शैली है। तो मूर्तिकला की बात हो गई। अब भवन, स्मारक, इनके अंतर्गत हम मंदिरों की बात कर लेते हैं। ठीक है, भवन, स्मारक, मंदिरों को कहा जा सकता है। देखिए उनकी जो शैलियाँ थी उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो भवन, स्मारक, इन दोनों के अंतर्गत हम मंदिरों को ले लेते हैं। ठीक है, तो मंदिर पूर्व मध्यकालीन, लिखेंगे पूर्व मध्यकालीन शिल्प शास्त्रों के अनुसार भारत में मंदिर निर्माण ब्रैकेट में लिख लेंगे भवन और स्मारक। ठीक है, ताकि याद रहे कि हमने मंदिरों को इनके अंतर्गत पढ़ा है, भवन और स्मारकों के अंतर्गत। मंदिर निर्माण की, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ या 3 कलाएं प्रसिद्ध हैं। 3 शैलियाँ प्राप्त हुई हैं। कौन कौन सी शैली प्राप्त हुई हैं उन्हें देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस ये, है ना, तो ध्यान से देखेंगे। नागर शैली, तो मंदिर कला का जो निर्माण हुआ था उसकी 3 शैलियाँ हैं जो भारत में पाई गई है। नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली। तीनों ही शैलियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं गाइस, तो ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे। नागर शैली, द्रविड़ शैली और तीसरी है वेसर शैली या वेसर शैली। ठीक है, वेसर शैली, 3 शैलियाँ हैं। कौन कौन सी शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, वेसर शैली। ये तीनों शैलियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो नागर शैली, इसका उपयोग उत्तर भारत के क्षेत्रों में मंदिर निर्माण में मिलता है, उत्तर भारत के क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर भारत के क्षेत्र में। द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है वे द्रविड़ शैली के बने, मतलब दक्षिण भारत के क्षेत्रों में द्रविड़ शैली के मंदिर, मतलब मंदिरों के निर्माण में द्रविड़ शैली का उपयोग किया गया है। जो दक्षिण भारत के विशेष हम काफ़ी आकर्षित करते हैं वो मंदिर जो दक्षिण भारत में बने हुए हैं ना, तो ये जो मंदिर निर्माण है दक्षिण भारत में जो हुआ है वो किस शैली से हुआ है, द्रविड़ शैली से। और उत्तर भारत के जितने भी मंदिर हैं उनका निर्माण नागर शैली के थ्रू हुआ है। और दक्षिणापथ में जो मंदिर मिलते हैं हमें वो वेसर शैली से निर्मित हैं, दक्षिणापथ के।
दक्षिणापथ। देखिए मैप के माध्यम से हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ रफ मैप बनाती हूँ मैं थोड़ा इंडिया का, ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। रफ मैप है गाइस, है ना। तो गाइस ये वाला क्षेत्र हो गया हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र। नर्मदा नदी के ऊपर जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत का क्षेत्र कहते हैं। तो ये उत्तर भारत का क्षेत्र हो गया आपका, उत्तर भारत। और ये वाला क्षेत्र हो गया नर्मदा नदी के दक्षिण में आपका दक्षिण भारत का क्षेत्र, दक्षिण भारत। अब दक्षिणापथ की बात है, इसीलिए मैंने ये मैप बनाया है कि आपको पता चले दक्षिणापथ किसे कहा जाता था। तो उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर जाने के लिए जिस पथ का, जिस मार्ग का यूज़ किया जाता था, उस मार्ग के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ कहा जाता था। दक्षिणापथ, दक्षिणापथ। तो कह सकते हैं सरल शब्दों में कि भारत के मध्य का जो भाग है वो दक्षिणापथ का भूभाग कहा जाता था प्राचीन समय में। तो ये जो मध्य भाग है, यहाँ पे जो मंदिर हमें प्राप्त हुए हैं वो मंदिर किस शैली में निर्मित है, वो वेसर शैली में निर्मित मंदिर है। उत्तर भारत के जितने भी टेम्पल्स हैं वो नागर शैली में हैं। दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं, टेम्पल्स हैं, वो द्रविड़ शैली में निर्मित है। लेकिन दक्षिणापथ में पाए गए मंदिर किस शैली से निर्मित है, वेसर शैली का उपयोग किया गया है उन मंदिरों के निर्माण में। आई होप चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होगी। भवन, मूर्तियाँ, स्मारक, इनसे भी क्या, इनका क्या महत्व है, तो इनका भी यही महत्व है गाइस कि उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी स्थितियों के बारे में भवन, मूर्तियाँ और स्मारक हमें बताती है। ये जानकारी के स्रोत है उस समय के, ठीक है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से हमें समय का भी पता चलता है। तो गाइज ये हो गया प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के अंतर्गत आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक सोर्सेस। अब आने वाले लेक्चर में हम विदेशियों के विवरण के बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने ग्रंथों में, अपनी कृतियों में किस तरीके से प्राचीन भारतीय इतिहास का वर्णन किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वाला लेक्चर भी। तो इस लेक्चर को भी अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।